गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बादल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 28 जुलाई 2013। तो आप सभी हमारे साथ कुछ देर जुड़े रहें और 61 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है परीक्षा में निष्पंदन को सुधारना, चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न संख्या 62 नंबर है, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा ऑप्शन है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, तीसरा ऑप्शन है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न संख्या 63 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध करना, तीसरा ऑप्शन है नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न संख्या 64 है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, चौथा ऑप्शन है इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 65 नंबर है, कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, दूसरा ऑप्शन है संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना,
तीसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। अगला प्रश्न संख्या 66 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण में कमियों की पहचान, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। यहाँ पर निगेटिव आंसर लिया गया दोस्तों और निगेटिव आंसर पूछा जा रहा है, इसीलिए पहला नंबर आंसर निगेटिव है ऑप्शन, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 67 है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ए नंबर में है खानों का उत्खनन खुदाई, बी नंबर है बांधों का निर्माण, सी नंबर है बाजार में बेचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, डी नंबर है बांस से टोकरी बुनना, ई नंबर है गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? तो यहाँ पर ऑप्शन को सजाया गया है। पहला ऑप्शन है बी, सी, डी तथा ई, दूसरा ऑप्शन है केवल ए, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी, चौथा ऑप्शन है ए, बी तथा सी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए तथा बी। ए का लाइन में क्या दिया गया है, खानों का उत्खनन खुदाई, और बी नंबर में दिया बांधों का निर्माण। अगला प्रश्न संख्या 68 है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ए नंबर में है कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर में, बी नंबर है कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी नंबर है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बूत बनाई जाती है। डी नंबर है कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं हैं। ए नंबर के ऑप्शन में रखा गया है ए तथा सी, बी नंबर के ऑप्शन में बी तथा सी, 3 नंबर के ऑप्शन में रखा गया सी तथा डी, 4 नंबर के ऑप्शन में रखा गया डी तथा ए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी तथा सी। बी में क्या, बी लाइन में क्या कहा गया है, कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। और अगला ऑप्शन सी है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बूत बनाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या 69 है, गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? पहला ऑप्शन है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, दूसरा ऑप्शन है पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, तीसरा ऑप्शन है पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, चौथा ऑप्शन है पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। यहाँ पर
राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न संख्या 70 है, किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। पहला ऑप्शन है 1.65 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 1165 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 1100 मीटर, चौथा ऑप्शन है 1500 मीटर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1.65 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 71 नंबर, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। पहला ऑप्शन है म्यांमार का, दूसरा ऑप्शन है भारत का, तीसरा ऑप्शन है तिब्बत का, चौथा ऑप्शन है नेपाल का। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर नेपाल का। अगला प्रश्न 72 नंबर है, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ए नंबर है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बी नंबर है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे चले। सी नंबर है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। डी नंबर है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। ई नंबर है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपरोक्त में से चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 में है ए, डी तथा ई। ऑप्शन नंबर 2 में है ए, बी तथा सी। ऑप्शन नंबर 3 में सी, बी, सी तथा डी। ऑप्शन नंबर 4 में है सी, डी तथा ई। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी तथा ई। अगला प्रश्न संख्या 73 नंबर है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, तीसरा ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल, चौथा ऑप्शन है जॉर्ज मिस्ट्रल। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न संख्या 74 है, रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है मियादी बुखार, तीसरा ऑप्शन है अतिसार, चौथा ऑप्शन है हैजा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मलेरिया। अगला प्रश्न संख्या 75 है, अल्बेरोनी कौन था? पहला ऑप्शन है वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। दूसरा ऑप्शन ए, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। तीसरा ऑप्शन है वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। चौथा ऑप्शन है वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी
में सहायक है। अगला प्रश्न संख्या 76 है, रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को, पहला ऑप्शन है केवल काला रंग में देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है हरे रंग में देख सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है केवल काली और सफ़ेद में ही देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। अगला प्रश्न संख्या 77 है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। ए नंबर है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी नंबर में, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी नंबर है, सी है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरी झुंड की नेता होती है। डी नंबर है, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा सी। ए में है, हथनियों के झुंड में केवल हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सी नंबर में, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरी झुंड की नेता होती है। अगला प्रश्न संख्या 78 है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें कहते हैं। पहला ऑप्शन है वर्तिकाग्र, दूसरा ऑप्शन है परागकोश, तीसरा ऑप्शन है पराग, चौथा ऑप्शन है मूलांकुर। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पराग। अगला प्रश्न संख्या 79 है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। पहला ऑप्शन है पूरी, साग तथा ठंडा दूध, दूसरा ऑप्शन है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, तीसरा ऑप्शन है छोले भटूरे तथा लस्सी, चौथा ऑप्शन है इडली, चटनी तथा बड़ा चटनी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। अगला प्रश्न संख्या 80 है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका किरण है कि। पहला ऑप्शन है उनके कान पंखों से ढके होते हैं, दूसरा ऑप्शन है उड़ सकते हैं, तीसरा ऑप्शन पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, चौथा ऑप्शन पक्षियों की आंख छोटी होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। अगला प्रश्न संख्या 81 है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। पहला ऑप्शन है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, दूसरा ऑप्शन है चावल, चीनी, आंवला, तीसरा ऑप्शन है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, चौथा ऑप्शन है गुड़, नींबू, मटर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। अगला प्रश्न संख्या 82 है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण को प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, दूसरा ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, तीसरा ऑप्शन है विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, चौथा ऑप्शन है कक्षीय अधिगम को के बाहर के जीवन से जोड़ना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। ऐसे भी कहा गया है एनसीएफ का मतलब यह हो जाता है कि बच्चों को उस तरह का शिक्षा दें ताकि वह अपने बाहरी जीवन से जोड़ सके। अगला प्रश्न संख्या 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? पहला ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 84 है, एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। पहला ऑप्शन है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। चौथा ऑप्शन है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध करने के लिए। अगला प्रश्न संख्या 85 है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है विषय में रुचि का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न संख्या है 86, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? यहाँ पर पहला ऑप्शन है यह शब्दावली और परिभाषाओं पर आधारित अधिक बल देती है। दूसरा ऑप्शन है यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। तीसरा ऑप्शन है यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। चौथा ऑप्शन यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर आधारित अधिक बल देती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। अगला प्रश्न है 87 नंबर, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। दूसरा ऑप्शन विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। चौथा ऑप्शन है जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। यहाँ पर
पहला यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित उपलब्धि आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न संख्या 88 है, कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझें? यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि पहला ऑप्शन है, यह आकलन में विषय निष्ठता को कम करता है। दूसरा ऑप्शन, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। तीसरा ऑप्शन है, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। चौथा ऑप्शन, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 89 है, प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। पहला ऑप्शन है, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। दूसरा ऑप्शन है, श्यामपट्ट पर उस प्रकरण के सभी भोज्य पदार्थ के चित्र बनाता है। तीसरा ऑप्शन है, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सही सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? अगला प्रश्न संख्या 90 है और यह लास्ट प्रश्न है आज का। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्न प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है? पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। चौथा ऑप्शन है संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तो मित्रों, आज का हमारा यह प्रश्न श्रृंखला ख़त्म होती है और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलता रहे और इस जुलाई में आपका सीटेट अच्छे नंबरों से पास हों आप और बेहतर रिजल्ट हो। धन्यवाद।